नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा चल रहा है और भक्ति काल के अंदर सब संत काव्य धारा को कंप्लीट कर लिया। सूफी काव्य धारा हमारी चल रही है। पिछली वीडियो में प्रमुख कवियों के बारे में जाना। आज जो सूफी कवि हैं उसके जो बाकी बच गए उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हाल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो आज का सबसे पहले सूफी काव्य धारा का हमारा कवि आपसे पूछा जाए तो कौन है। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए भी प्रथम सूफी कवि कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार तो आपको बताना है कौन है। कुतुबन। कौन है? कुतुबन है। कुतुबन के ग्रंथ की बात कर लेते हैं। ग्रंथ है मृगावती। किसके द्वारा लिखा गया है? कुतुबन द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? मृगावती लिखा गया है। कब लिखा गया? 1503 ईस्वी में। याद कैसे रखोगे इसको? ऐसे भाई याद रख लेना, जैसे मृगा यानी मृग यानी हिरन के पीछे कौन पड़ा है? कुत्ता। कुतुबन के नाम से कुत्ता, ठीक है। कुत्ता और मृग आपको याद रह जाएंगे। कुतुबन द्वारा मृगावती लिखा गया है 1503 ईस्वी में। और कुतुबन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, लेकिन याद करने का बहुत ही सरल तरीका है। एक देसी मतलब ऐसे बोलो हमारा देसी जुगाड़ है, यानी कुत्ते के नाम पर कुतुबन को याद रख लेना और मृग यानी किसी मृग के पीछे क्या पड़ा हुआ है? कुत्ता पड़ा हुआ है। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा। आगे देखो, नायक की बात कर लेते हैं। जो मृगावती है उसका नायक कौन है? राजकुमार है, चंद्रगिरी के राजा है। कहाँ के राजा है? नायक है वो चंद्रगिरी के राजा है। ज़्यादातर आपको सूफी जो कवियों के बारे में राजकुमारों के नाम ये अच्छे से, नायक के नाम ही आपको अच्छे से याद रखने हैं। नायिका के नाम तो ऐसे ही याद रह जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि सूफी काव्य धारा के अंदर सबसे ज़्यादा मनस्वी शैली का प्रयोग होता है। और इस शैली में जितने भी ग्रंथ रचे गए हैं सूफी काव्य धारा के अंदर, उसमें नायिका के नाम पर ग्रंथों का नाम लिया गया है। तो हमारे ग्रंथ का नाम क्या है? देखो, कुतुबन जी द्वारा लिखा गया मृगावती है और इसके आधार पर ही नायिका का नाम है। नायिका के आधार के नाम पर लिखा गया है तो नायिका का क्या नाम हो जाएगा? मृगावती हो जाएगा। तो मेन बात यही है, इसमें आपको नायक अच्छे से याद रखना है। नायक का राजकुमार कहाँ के? चंद्रगिरी के राजा हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुतुबन जी के गुरु का नाम पूछे आपसे तो शेख बुरहान बताना है। सहाय बखत यानी जब कुतुबन जी ने ये ग्रंथ की रचना की मृगावती की 1503 ईस्वी में, उस टाइम उस सहाय बखत यानी उस टाइम के राजा कौन थे? तो शाह हुसैन थे। ये बात आपको, हुसैन थे, शाह हुसैन आपको याद रखना है। और भाषा आपसे पूछ ली जाए भी कुतुबन द्वारा मृगावती है वो किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी, अवधी भाषा में। बहुत सरल तरीके से याद हो जाएगा। कुतुबन के नाम से कुत्ता और मृगावती के नाम से मृग, यानी कुत्ता अब किसके पीछे पड़ा है? मृगावती यानी मृग, मृग के पीछे। अब यानी अवधी भाषा। तो आप अच्छे से याद रख पाओगे इसको। कुतुबन द्वारा मृगावती 1503 ईस्वी में लिखा गया। और उस टाइम अगर राजा आपसे पूछ लिया जाए तो शाह हुसैन बताना है, गुरु को नाम शेख बुरहान बताना है और नायिका के नाम पर ही लिखे जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। भी सूफी काव्य धारा के अंदर मनस्वी शैली का प्रयोग होता है। उसमें ज़्यादातर जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो नायिका के नाम पर लिखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट कवि हमारे हैं मंजन। और मंजन जी ने लिखा है, ग्रंथ का नाम आपसे पूछे तो मधुमालती। कब? 1545 ईस्वी में। बस अब आपको क्या कराना है? मधुमालती को मंजन कराना है। दंत मंजन जो नहीं होता है क्या, तो मधुमालती मंजन। तो आप याद रख लेना मंजन के हिसाब से। अब से अवधि याद रख लेना। भाषा पूछे ना, अब आपको मधुमालती को क्या कराना है? मंजन कराना है, ठीक है। तो अच्छे से याद रह जाएगा। मंजन का मतलब मंजन कवि हो गए और मधुमालती का मतलब ग्रंथ का नाम हो गया। अब से अवधि भाषा हो गई। नेक्स्ट है नायक पूछा जाए। जो मधुमालती ग्रंथ लिखा गया उसका नायक मधु पर मनोहर हो गए। मनोहर कनेसर नगर के राजा सूरजबहान के पुत्र मनोहर, ठीक है। नायक का नाम है मनोहर और कनेसर के नगर के राजा हैं, सूरजबहान के पुत्र हैं। नायिका का नाम
आपको पता ही है। नायिका का नाम वो सेम ही होगा, जो ग्रंथ का नाम होगा मधुमालती नायिका है। ठीक है, मधुमालती। और किसके द्वारा? मंजन द्वारा 1545 ईस्वी में लिखी गई है। अच्छे से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बारे में हम देखें, नेक्स्ट क्या बातें हैं। देखो आप इस ग्रंथ के अंदर, किस में, जो मंजन द्वारा मधुमालती जो ग्रंथ लिखा गया, इस ग्रंथ में मूल कथा के समांतर, जो मूल कथा किसकी, इसमें मूल कथा है मधुमालती और मनोहर की है। उसके समांतर कौन सी कथा चल रही है? तारा नाम का तो कोई नायक है और प्रेमा नाम की नायिका की प्रेम कथा भी चलती है। यानी सूफी काव्य धारा के अंदर ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें मूल कथा के समांतर एक तारा नायक और प्रेमा नायिका की भी प्रेम कथा चलती है? आपसे पूछ लिया जाए तो मंजन जी द्वारा 1545 ईस्वी में रचा गया मधुमालती ग्रंथ है, जिसकी भाषा क्या है? अवधी भाषा है। यानी मूल कथा इसमें क्या है पता है आपको? मधुमालती नायिका है, मनोहर क्या है? नायक है। और इसकी समांतर चलने वाली कथा आपसे पूछ ली जाए तो तारा नायक है और प्रेमा नायिका है। ठीक है, इसमें हिंदू धर्म के पुनर्जन्म विचार को प्रकट किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। इसमें जो हिंदू धर्म है उसके पुनर्जन्म के विचार को प्रकट किया गया है। ऐसा माना गया है कि हिंदू धर्म में माना गया है भी पुनर्जन्म होता है मनुष्य का। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट क्या कहा गया है इसमें, नायक को कैसा दर्शाया गया है। ये बात विशेष नोट लगाकर आपको याद रखनी है। जो मंजन द्वारा मधुमालती लिखा गया है उसमें जो नायक है मनोहर जी, मनोहर जो कैंसर नगर के सूरजबान के जो पुत्र हैं, उसे बहुपत्नीवादी नहीं बताया गया है। यानी सूफी काव्य धारा के अंदर जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें जितने भी नायक हैं उसके बारे में कहा जाता है बहुपत्नी, यानी एक से अधिक पत्नियां हैं। लेकिन ये जो मनोहर जी है ना, उसकी एक है मधुमालती। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि इसमें नायक को बहुवादी पत्नी वाला बहुपत्नीवादी नहीं बताया गया है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है सूफी काव्य धारा का जिसमें नायक को एक ही पत्नी के रूप में बताया गया, अधिक पत्नियां नहीं है? तो मंजन जी द्वारा लिखा गया 1545 ईस्वी में अवधी भाषा के अंदर मधुमालती नामक ग्रंथ में ये बताया गया है। ठीक है, अब आगे देखो आप, नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है। अब आते हैं हमारे जान कवि। जान कवि जी का मूल नाम आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना है, कौन सा है? नयामत खां, नयामत खां है। ठीक है, ग्रंथ का नाम पूछे जान लेले मंजनू, जान लेले मंजनू। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? यानी जान कवि का ग्रंथ आपसे पूछ लिया जाए तो जान का मतलब तुम्हारी जान हो गया, और लेले मंजनू ग्रंथ है तो जान लेले मंजनू। ये ऐसे याद रखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। यानी जान लेले मंजनू 1612 से लेकर 1664 ईस्वी में रची गई है। ठीक है, रचना काल आपसे पूछे, जान कवि है, ग्रंथ का नाम पूछे तो लेले मंजनू है। यानी जान लेले मंजनू कब रचा गया है, कब लिखा गया है? 1612 से लेकर 1664 ईस्वी में। और उस टाइम जब जान लेले मंजनू यानी जान कवि के द्वारा लेले मंजनू जो लिखा गया सहाय वक्त, उस टाइम राजा आपसे पूछ लिया जाए यानी किसके शासन काल में लेले मंजनू की रचना हुई जान कवि के द्वारा, तो शाहजहां के शासन काल में। शाहजहां यानी सारे जहां की जान लेले मंजनू, इस प्रकार इसको याद रखते हो। शाहजहां सारे जहां से साझा हो जाएगा, लेले मंजनू से लेले मंजनू ग्रंथ हो जाएगा, जान से जान कवि हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो। आगे देखो, मैंने नोट लगा कर लिखा है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये संभवतः हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लेला मंजनू कथा को आधार बनाकर लेले मंजनू ग्रंथ की रचना की। जान कवि ने लेले मंजनू जो लिखा है उसको आधार किसको बनाया है? फारसी के लेला मंजनू है ना, उसको बनाया है। किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र जी का मानना है कि हिंदी के ऐसे पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लेला जो मंजनू कथा है उसको आधार बनाकर लेले मंजनू ग्रंथ की रचना की है। ये बात आपको याद रखनी है। किसका मानना है?
डॉक्टर नगेंद्र जी का मानना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, 17वीं शताब्दी में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यान की रचना करने वाले कवि। आपसे पूछ लिया जाए सूफी काव्य धारा के अंदर ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने 17वीं शताब्दी के अंदर संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यान यानी प्रेम पर आधारित ग्रंथ लिखे, तो उसका क्या नाम है? जान कवि है। और इन्होंने कुल 78 ग्रंथ लिखे, ये बात आपकी याद रखनी है। जिनमें देखो आप 29 ग्रंथ, ये यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, 29 यहाँ रख लेना याद आप। ठीक है, टोटल अगर आपसे जान कवि के ग्रंथ पूछ लिए जाएं, कुल ग्रंथ हैं 78, उसमें से 29 ऐसे ग्रंथ हैं जो प्रेमाख्यान हैं। यानी 17वीं शताब्दी के ऐसे कवि हैं सूफी काव्य धारा के जान कवि जी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा संख्या के आधार पर देखा जाए तो प्रेमाख्यान ग्रंथ लिखे हैं। कुल पूछे तो 78 है, उसमें से 29 क्या है? प्रेमाख्यान ग्रंथ हैं। ये आपको याद रखना है। और जितने भी जान कवि ने ग्रंथों की रचना की है, उसका शीर्षक कथा के रूप में हमें उपलब्ध होता है या प्राप्त होता है। अधिकांश रचनाएं कथा शीर्षक से उपलब्ध होती है, जैसे कथा रत्नावली, तो इसमें कथा लगा दिया। कथा कनकावती, कथा कलावंती, कथा मोहिनी और कथा नल दंपति, कथा राग मंजरी। यानी ज़्यादातर कथा के नाम से शीर्षक उपलब्ध होते हैं। ऐसे कौन से कवि हैं? तो आपको याद रखना है, जान कवि जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, उस्मान। मूल नाम पूछे तो उस्मान, उस हटा देना और मान कर देना। ठीक है, मूल नाम हो जाएगा। उस्मान का मूल नाम पूछे तो आपको उस हटाना है, मान कवि करना है, मान। उस्मान यानी नाम में ही छिपा है मान कवि। और उस्मान जी का ग्रंथ पूछे आपसे, मान चित्रावली ग्रंथ है। कौन सा? चित्रावली ग्रंथ है, जो 1613 ईस्वी में लिखा गया है। नायक का नाम पूछे तो सुजान नेपाल के राजकुमार हैं। और नायक का पता ही है आपको, यानी ग्रंथों के नाम पर होती है। चित्रावली है, रूपनगर की राजकुमारी है। ये बात आपको याद रखनी है, कहाँ की? चित्रावली रूपनगर की राजकुमारी है। अगर उस्मान जी या मान कवि के गुरु आपसे पूछा जाए तो हाजी बाबा, तो उस्मान जी आपके बाबा को कैसे बोलते हैं? हाजी बाबा। अपने गुरु को हाजी बाबा, तो गुरु का नाम हाजी बाबा, जो चिश्ती संप्रदाय के फकीर माने जाते हैं। और सहाय वक्त, जब उस्मान जी या मान कवि ने चित्रावली जो ग्रंथ लिखा, उस टाइम आपसे सहाय वक्त यानी उस टाइम का जो शासक कौन था, तो ज़्यादातर चित्रावली किसके शासन काल में हुई? जहांगीर के काल में हुई। ये बात आपको याद रखनी है। उस्मान ने अपने समकालीन लेखकों को चुनौती देते हुए कहा। अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है, सूफी काव्य धारा का ऐसा कौन सा कवि है जिन्होंने अपने जितने भी समकालीन कवि उनको चुनौती देते हुए कहा कि जाकी बुद्धि होए दिखाए, आन कथा कहे एक बनाए। यानी उस्मान जी ने अपने जितने भी समकालीन कवि थे उनको चेतावनी देते हुए, चुनौती देते हुए क्या कहा कि जाकी बुद्धि हो या दिखाए, यानी जिसकी बुद्धि अगर तीव्र हो, प्रखर हो, तो वो आन कथा कहे एक बनाए। यानी भिन्न भिन्न प्रकार की कथाओं को एक सार में बनाकर समझा सकता है या बता सकता है। ठीक है, इस प्रकार की चेतावनी दी, यह याद रखना है। नेक्स्ट आप देखो, शेख नबी। शेख नबी जी में आपको याद रखना है, ग्रंथ का नाम ज्ञानदीप है, 1619 ईस्वी में रचा गया है। नायक राजा ज्ञानदीप ही हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसा ग्रंथ है ज्ञानदीप सूफी काव्यधारा का, पहली बार किसी नायक के नाम पर रचा गया है। पूछ लिया जाए भी ऐसा कौन सा ग्रंथ है सूफी काव्यधारा का। बाकी तो आपको पता है, मैंने बता दिया, जितने भी ग्रंथ लिखे गए नायिका के नाम पर लिखे गए। लेकिन ये ज्ञानदीप एक ऐसा ग्रंथ है, शेख नबी द्वारा लिखा गया है। और नायक का नाम इस ग्रंथ के आधार पर है। नायक का क्या नाम है? ज्ञानदीप है ये। और नायिका का नाम है रानी देवयानी। ठीक है, उस टाइम अगर राजा आपसे पूछा जाए जब शेख नबी ने ज्ञानदीप लिखा, तो जहांगीर जी हैं।
ये बात आपको याद रखनी है। और जो आचार्य शुक्ल जी है ना, उनके अनुसार प्रेम जो कथा है हमारी, जो प्रेम गाथा है या सूफी मार्ग जो परंपरा है, उसके अंतिम कभी आपसे पूछे जाए तो शेख नबी को ही माना जाता है। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार सूफी काव्यधारा या प्रेम मार्गी जो काव्यधारा परंपरा है, उसके अंतिम कभी आपसे पूछ ली जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, तो शेख नबी नाम बताना है आपको। नेक्स्ट है नूर मोहम्मद, ग्रंथ पूछे आपसे तो नूर इंद्रावती, इंद्रा के क्या है? नूर है। इंद्रा के क्या है? नूर है। यानी नूर मोहम्मद इंद्रावती ग्रंथ लिखा, कब लिखा? 1744 ईस्वी में। ठीक है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ, देखो आप ध्यान से, शेख नबी जी को तो ये सूफी परंपरा के अंतिम कवि मानते हैं आचार्य जी, और सूफी जो पद्धति है उसके अंतिम ग्रंथ आपसे पूछा जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, तो इंद्रावती को अंतिम ग्रंथ मानते हैं। ये दोनों प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद कर लेना। अब हम जानेंगे अन्य रचनाएं कौन कौन सी है सूफी काव्यधारा की। अनुराग बांसुरी है, 1764 ईस्वी के अंदर लिखी गई है। ठीक है। और साहे बखत किस राजा के टाइम? मोहम्मद शाह के टाइम लिखी गई है, ये बात आपको याद रखनी है। यानी अनुराग बांसुरी समय रचना काल पूछा जाए 1764, किस शासन काल में? किस राजा के शासन काल में? मोहम्मद शाह के शासन काल में। और रचनाकार आपसे पूछ लिया जाए, क्या हो गया, एक सेकंड भाई। यानी नूर मोहम्मद ग्रंथ लिखा है इंद्रावती 1744 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानते हैं, किसको? इंद्रावती को मानते हैं। और जो नूर मोहम्मद जी है उनकी अन्य रचना आपसे पूछी जाए तो अनुराग बांसुरी है, जो 1764 ईस्वी में लिखी गई है। और सहाय वक्त उस टाइम राजा कौन थे? मोहम्मद शाह थे, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो अन्य रचनाएं हैं वो देखो महत्वपूर्ण कौन कौन सी हैं। रूपमंजरी, रूपमंजरी लिखी गई 1568 ईस्वी में। भाषा आपसे पूछा जाए तो वर्ज भाषा है। रचनाकार आपसे पूछा जाए तो नंददास जी। यानी रूपमंजरी है वो किसकी? रूप है नंद जी के, किसके है? नंददास जी है। और 1568 ईस्वी में रची गई है, भाषा वर्ज है। और दूसरी देखो आप सेकंड नंबर पर छिताई वार्ता, 1590 में छिताई वार्ता लिखी गई नारायण दास द्वारा, नारायण दास द्वारा लिखी गई 1590 में छिताई वार्ता। किस भाषा में? राजस्थानी मिश्रित व्रज भाषा में लिखी गई छिताई वार्ता 1590 ईस्वी में, राजस्थानी मिश्रित व्रज भाषा में लिखी गई छिताई वार्ता नारायण दास द्वारा लिखी गई। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा 1556 ईस्वी में जैन श्रावक जिसका नाम है जटमल, जटमल के द्वारा लिखी गई, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप देखो रसरत्न, रसरत्न कब लिखी गई? 1618 में पहू कर द्वारा, पहू कर द्वारा रस रत्न लिखी गई। कनक मंजरी काशीराम द्वारा रची है। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।